नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अजय मानसू। हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने एक जो टॉपिक पढ़ लिया शिक्षण विधियां। हमारा दूसरा टॉपिक चल रहा है खेल पर आधारित शिक्षण विधियां। उसमें से हमने एक क्लास है जो देख ली थी। अब मैं उसकी आगे का टॉपिक है जो वो मैं पढ़ने वाले हैं। कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा? खेल पर आधारित शिक्षण विधियां। खेल पर आधारित शिक्षण विधियां। कौन सा टॉपिक चला हमारा? खेल पर आधारित शिक्षण विधियां। तो इसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं विद्यार्थियों का स्तर। क्या देखें? विद्यार्थियों का स्तर। विद्यार्थियों का स्तर, तो विद्यार्थियों के स्तर में हम सबसे पहले देखते हैं विद्यार्थियों के स्तर किस प्रकार का होते हैं। तो विद्यार्थियों के स्तर अनुरूप ही शिक्षण का जो शिक्षण का चयन होना। तो ये विद्यार्थियों के अनुरूप ही शिक्षण का चयन है जो होना। तो ये क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के अनुरूप ही शिक्षण का चयन होना चाहिए। क्या है? विद्यार्थियों के अनुरूप ही जो शिक्षण का जो चयन होना चाहिए। विद्यार्थियों को किस प्रकार का शिक्षा चाहिए, किस प्रकार का अध्यापक चाहिए, उस प्रकार है जो विद्यार्थियों के को अच्छा लगे उसी प्रकार का हम है जो चयन करते हैं। अगर विद्यार्थियों को वो चीज समझ में ना आए, अगर हम उसे धक्के से अगर हम उसे वो चीज पढ़ाएंगे तो वो उसे समझ में नहीं आएगी। इसलिए इससे अच्छा तो हमें जो विद्यार्थियों के आधार पर यह जो उसका चयन कर सकते हैं, जिसमें विद्यार्थियों का जो समझने में आसानी होती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं विद्यार्थियों का स्तर जानने के लिए। विद्यार्थियों का स्तर जानने के लिए विद्यार्थियों का स्तर जानने के लिए क्या है? विद्यार्थियों का स्तर जानने के लिए क्या करना चाहिए? भूतकाल की है जो जानकारी स्थिति क्या जाननी चाहिए? भूतकाल की जानने के लिए विद्यार्थियों की जानने के लिए विद्यार्थी के भूतकाल स्थिति पता होनी चाहिए। क्या है? विद्यार्थियों के स्तर को जानने के लिए विद्यार्थी भूतकाल की है तो जानकारी हमें होनी चाहिए। क्योंकि इसलिए होनी चाहिए क्योंकि विद्यार्थी के पिछले सालों का हमें पता होना चाहिए कि जिससे हम जान सके विद्यार्थी किस प्रकार में का विद्यार्थी है, उसकी किस प्रकार की रुचि है, उसे पढ़ाई में रुचि है, खेल में रुचि है। इस प्रकार हमें जो है उसकी भूतकाल की स्थिति है तो जाननी चाहिए। एक कमजोर तथा एक अनुभवी दोनों विद्यार्थियों को सिखाने का जो तरीके अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? एक अनुभवी है, एक कमजोर विद्यार्थी को सिखाने के अलग अलग तरीके होते हैं। क्या है? एक अनुभवी और एक कमजोर विद्यार्थी को सिखाने के तरीके अलग अलग होते हैं। किस प्रकार होते हैं? एक कमजोर विद्यार्थी है उसको सिखाने का तरीका अलग होता है, क्योंकि वो विद्यार्थी कमजोर है इसलिए हमें उसे हर चीज डिटेल से समझानी पड़ती है। हर एक चीज है जो गहराई से समझाएंगे तभी वह जो समझ पाएगा। और अनुभवी विद्यार्थी है वो पहले से उसको अनुभव होगा, इसलिए उसे अगर हम बड़ी बड़ी बातें बता देंगे, सीधी बातें बताएंगे तो वो है जो उसे समझने में है तो आसानी होगी। और ऐसा हम कमजोर विद्यार्थी के साथ है जो हमें ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद हम पढ़ते हैं परिस्थितियां। क्या पढ़ते हैं? परिस्थितियां।
परिस्थितियां, परिस्थितियां में हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? शिक्षण में परिस्थितियां, शिक्षण में परिस्थितियां कभी भी एक जैसी नहीं होती। शिक्षण में कभी भी शिक्षण में परिस्थितियां कभी भी एक जैसी नहीं होती, एक जैसी नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि शिक्षण होता है, शिक्षक होता है, उसके स्थिति इसलिए अलग होती है क्योंकि अलग अलग शिक्षक का जो पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे मैथ के टीचर को की बात करें उदाहरण के रूप में, तो उसके टीचर्स का मैथ में पढ़ाने का तरीका अलग होता है, वो अलग फॉर्मूले से कराते हैं। कोई दूसरा टीचर होगा वो अपने फॉर्मूले से कराएगा, इसलिए इन दोनों का जो जो अलग अलग तरीके होंगे पढ़ाने के, तो इसलिए शिक्षण की विधि है जो कभी भी एक जैसी, परिस्थिति है जो शिक्षक की कभी भी एक जैसी है जो नहीं होती। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं शिक्षण के बारे में। क्या बताएं? शिक्षण व स्थिति, शिक्षण है स्थिति। तो शिक्षण और स्थिति में क्या होता है? विद्यार्थी की संख्या के अनुसार है, जो विद्यार्थी की संख्या के अनुसार है जो होना चाहिए, संख्या के अनुसार है जो संख्या के अनुसार होना चाहिए शिक्षण और स्थिति। विद्यार्थियों के अनुसार क्या है? शिक्षण की स्थिति इसलिए विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित होती है क्योंकि शिक्षण विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार ही पढ़ाता है। कि जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे क्लास के अंदर 100-150 बच्चे होंगे, तो वो उस समय अलग तरीके से पढ़ाएगा। अगर क्लास में कम बच्चे होंगे, जैसे 2-4 बच्चे को पढ़ाना होगा, तो वो अपने अलग तरीके से जो पढ़ाएगा। इसलिए संख्या के अनुसार है जो होता है। होना चाहिए। अब पढ़ते हैं शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा मैदान तथा कक्षा कक्ष से क्या है? शारीरिक शिक्षक मैदान तथा मैदान तथा कक्षा कक्ष से क्या है? मैदान तथा कक्षा कक्ष से क्या करेगा शारीरिक शिक्षक? तो छात्र संख्या पर वातावरण, छात्र संख्या पर वातावरण शिक्षण को प्रभावित करता है तथा पर प्रभावित रहेगा। यहाँ शारीरिक शिक्षक है जो कक्षा कक्ष से और विद्यार्थियों के पर जो वातावरण पर आधारित रहेगा, तो वो शारीरिक शिक्षा वो मैदान तथा विद्यार्थियों के कक्षा कक्ष में जो सेम जैसा व्यवहार करेगा, वो है ना जो मैदान के प्रति भी विद्यार्थियों को आगे लेके जाएगा, और जो कक्षा कक्ष जो मतलब पढ़ाई के तौर पर भी वैसे आगे लेके जाएगा। अब अध्यापक की कुशलता के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अध्यापक की कुशलता। अध्यापक की अध्यापक की कुशलता में क्या होगा? तो अध्यापक की कुशलता जिस शिक्षण विधि का जिस शिक्षण विधि का क्या है? जिस शिक्षण विधि का है जो अध्यापक क्या करेगा? चयन करेगा। चयन किया जाता है, चयन विधि का चयन करेगा। तो छात्र छात्र क्या है? अध्यापकों द्वारा गतिविधियों छात्र क्या है? अध्यापकों द्वारा गतिविधियों को कुशलता पूर्वक है तो पूर्ण किया जाता है। चयन करेगा तो विद्यार्थियों द्वारा पूर्वक करेगा। क्या करेगा? शिक्षण
जिस शिक्षण विधि का चयन करेगा तो विद्यार्थी समय पर उसे पूर्ण करेंगे। कैसे करेंगे? शिक्षक अगर विद्यार्थी को अच्छी शिक्षा देगा, अच्छे तरीके से प्यार से पढ़ाएगा लिखाएगा, तो वह जो विद्यार्थी क्या करेगा, उसे कुशलतापूर्वक होकर कुशलतापूर्वक होकर है जो उसे पूर्ण करेंगे और पढ़ाई में अच्छा ध्यान देंगे। इसलिए कुशलतापूर्वक होकर पढ़ाई कराएगा कौन है? शिक्षक। इसके बाद पढ़ते हैं अध्यापक का व्यवहार। क्या पढ़ेंगे? अध्यापक का व्यवहार। अध्यापक के व्यवहार में क्या? अध्यापक का व्यवहार क्या? अध्यापक का शारीरिक मानसिक नैतिक व सामाजिक गुणों से युक्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अध्यापक अध्यापक क्या होना चाहिए? शारीरिक मानसिक नैतिक और सामाजिक। अध्यापक मानसिक मानसिक शारीरिक शारीरिक नैतिक सामाजिक युक्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अध्यापक का मानसिक शारीरिक नैतिक सामाजिक से युक्त होना चाहिए। इस प्रकार अध्यापक मानसिक यानी दिमाग से है जो ठीक होना चाहिए। शारीरिक और शारीरिक शिक्षा के प्रति भी अच्छा होना चाहिए। नैतिक से हर चीज के बारे में ज्ञान होना चाहिए। सामाजिक जैसे समाज के बारे में है जो पता होना चाहिए। इन चीजों सब चीजों से है जो वो युक्त होगा, यानी इन सभी चीजों से वो परिचित होगा, इन सभी चीजों से ज्ञान होगा, तभी तो है वो पढ़ा पाएगा। तभी तो वो है जो बच्चों को जो आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अगर उस अध्यापक को इन सभी चीजों के बारे में ज्ञान नहीं होगा तो वो कैसे पढ़ा पाएगा? इसलिए सामाजिक मानसिक शारीरिक नैतिक इन सभी चीजों का जो उसमें गुण होने चाहिए। अब पढ़ेंगे वैज्ञानिक सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? वैज्ञानिक सिद्धांत। वैज्ञानिक सिद्धांत में क्या था? शारीरिक शिक्षा मुख्यतः क्या होती है? शारीरिक शिक्षा मुख्यतः शारीरिक शि- शारीरिक शिक्षा मुख्यतः क्या होनी चाहिए? आधारित विषय हो। शारीरिक शिक्षा मुख्यतः आधारित विषय हो। आधारित विषय हो। क्या होना? शारीरिक शिक्षा आधारित विषय हो। और होता है जब शारीरिक शिक्षा के शिक्षण जब क्या है? जब शारीरिक शिक्षा का शिक्षण और ज्ञान का ज्ञान हो, ज्ञान नहीं हो, ज्ञान का ज्ञान नहीं होता, तब शिक्षक प्रभावी नहीं होगा। और ज्ञान का ज्ञान न हो तो शिक्षक प्रभावी नहीं होगा। क्या हो नहीं होगा? जब शारीरिक शिक्षा मुख्यतः आधारित विषय हो, जब शारीरिक शिक्षा मुख्यतः विषय हो, तब शारीरिक शिक्षा का शिक्षण शारीरिक शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षण का शारीरिक शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए और विज्ञान का विज्ञान होना चाहिए। नहीं तो शिक्षक प्रभावी नहीं होगा। अगर ये सभी चीजों का शिक्षक को ज्ञान नहीं होगा तो वो उससे प्रभावित नहीं होगा, वो आगे कुछ है तो बता नहीं पाएगा। इसलिए इन सभी चीजों का तो शिक्षक को ध्यान होना चाहिए। अब पढ़ते हैं यानी शिक्षण के सिद्धांत। क्या पढ़ते हैं? शिक्षण के सिद्धांत।
शिक्षण के सिद्धांत में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, रुचि का सिद्धांत। क्या देखते हैं, रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत। रुचि के सिद्धांत में हम क्या देखते हैं कि विद्यार्थी को जो हर चीज में रुचि होनी चाहिए, उसे हर चीज की रुचि होनी चाहिए, खेल की रुचि होनी चाहिए, पढ़ाई की रुचि होनी चाहिए। अब उसे अगर एक ही चीज की रुचि लेके बैठा रहेगा, अगर उसको खेल के प्रति आगे जाने का, तो वो पढ़ाई से वंचित रह जाएगा। अगर वो पढ़ाई के प्रति रुचि रखेगा तो खेल के प्रति है जो वंचित रह जाएगा। इसलिए विद्यार्थी की रुचि को ध्यान ध्यान में रखते हुए इस विद्यार्थी की रखते हुए क्या है, विद्यार्थी की रुचि ध्यान में रखते हुए क्या करना चाहिए, ध्यान में रखते हुए शिक्षक द्वारा क्या करना चाहिए, शिक्षक द्वारा विधि का प्रयोग है जो करना चाहिए। शिक्षक द्वारा इस विधि का प्रयोग है जो शिक्षक द्वारा करते हैं। शिक्षक रखना चाहिए, विद्यार्थी की रुचि का ध्यान में रखते हुए शिक्षक द्वारा विधि का प्रयोग करना चाहिए। जिस विधि का रुचि का सिद्धांत है, इसमें विद्यार्थी की रुचि का पता लगाना चाहिए और इसे हर प्रकार की रुचि में है जो आगे रखना चाहिए। जिम्मेदारी किसकी होती है, शिक्षक का। इसलिए इसे इस विधि का उपयोग है जो करना चाहिए। अब पढ़ने पुनरावृत्त पुनरावृत्त विधि कौन से पढ़ते हैं, पुनरावृत्त विधि। पुनरावृत्त विधि, पुनरावृत्त विधि में क्या था, गतिविधियों में क्या था, गतिविधियों में अच्छे क्या है, गतिविधियों में अच्छे कार्य के लिए, गतिविधियों में अच्छे कार्य का परिणाम को, गतिविधि में अच्छे परिणाम को जो प्राप्त करने के लिए, अच्छे परिणाम को प्राप्त करने के लिए जो बार बार करवाया जाना चाहिए। गतिविधियों में अच्छे अच्छे परिणाम को करने के लिए उसे बार बार उसे बार बार अभ्यास करवाना यह है। गतिविधियों में अच्छे परिणाम को प्राप्त करने के लिए उसे बार बार अभ्यास करना चाहिए। किसे, विद्यार्थी को। यह जिम्मेदारी किसकी होती है, शिक्षक की। क्यों होती है, क्योंकि विद्यार्थी को बार बार जो अभ्यास करवाएगा, उसे पढ़ाई के प्रति बार बार जो अभ्यास करोगे, हर चीज के प्रति उसे बार बार अभ्यास कराने के बाद है तो उसे परिणाम में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकता है। इसलिए उसे क्या कराना चाहिए, बार बार जो अभ्यास करवाना चाहिए। तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है, तो शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। अब पढ़ते हैं कौन सी विधि पढ़ते हैं, क्रियाशीलता विधि। कौन सी पढ़ते हैं, क्रियाशीलता विधि का सिद्धांत। क्रियाशीलता विधि का सिद्धांत। क्रियाशीलता विधि का सिद्धांत, इसमें क्या शारीरिक शिक्षा की गतिविधियां क्या होती है, शारीरिक शिक्षा की गतिविधियां, शारीरिक शिक्षा की गतिविधियां। शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों का हम क्या करते हैं, क्रियात्मक रूप से उसे उसे होती है। शारीरिक शिक्षा की गतिविधियां क्रियात्मक
रूप से होती है। क्या है, शारीरिक शिक्षा की गतिविधियां कौन क्या होती है, तो वो क्रियात्मक रूप से जो होती है, क्रियात्मकशीलता के द्वारा विद्यार्थी को क्रियात्मक क्रियात्मकशीलता के द्वारा विद्यार्थी को क्या, क्रियात्मकशीलता के द्वारा विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, प्रति रुचि खेल के प्रति रुचि है जो विकसित की जा सकती है। खेल के विद्यार्थी को खेल के प्रति खेल के प्रति क्या है, रुचि है जो विकसित की जा सकती है। क्या की जा सकती है, रुचि को विकसित विकसित की जा सकती है। क्या है, सहायक शिक्षा की गतिविधि क्रियात्मक रूप से होती है। क्या होती है, उसका रूप क्या होता है, क्रियात्मक रूप होता है। और क्रियात्मकशीलता के द्वारा विद्यार्थी को खेल के प्रति है जो क्या करते हैं, रुचि विकसित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्रियात्मक रूप से विद्यार्थी के प्रति विकसित पैदा कर सकते हैं, उसे हम खेल के प्रति जागरूक करेंगे, इसलिए वो खेल के प्रति आगे बढ़ेगा। इसलिए हमें कौन से सिद्धांत, क्रियात्मकशीलता विधि का सिद्धांत है जो उपयोग करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं लक्ष्य की स्पष्टता। क्या पढ़ते हैं, लक्ष्य की स्पष्टता। स्पष्टता का, इसकी स्पष्टता पढ़ते हैं हमें लक्ष्य की स्पष्टता होनी चाहिए। कोई भी चीज हमें करनी हो तो हमें उसे पहले सोच कर चलना पड़ता है, इसलिए हमें पहले से इस लक्ष्य के बारे में पता होना चाहिए, आगे जाके क्या करना है। इसलिए लक्ष्य की स्पष्टता के बारे में पढ़ते हैं। ऐसी शिक्षण विधि को चुना जाना चाहिए, ऐसी शिक्षण विधि को चुना जाना चाहिए चुना चुना जाना चाहिए। क्या कि अगर ऐसी शिक्षण विधि को चुना जाना चाहिए जिस लक्ष्य को क्या करना है, प्राप्त करने में सहायक हो, जो जिसे जिसमें लक्ष्य को प्राप्त करने सहायक हो। क्या है, ऐसी शिक्षण विधि को चुना जाना चाहिए जिसमें लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो। इस प्रकार हमें कोई भी पहले लक्ष्य चुनना चाहिए तो हमें उसी लक्ष्य में उसी मार्ग पर चलना चाहिए जिसमें हमें पता है इसमें आगे जाके हमें तो सफलता मिलेगी। जैसे कि पढ़ाई है, इसके लक्ष्य स्पष्ट, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पढ़ाई। तो पढ़ाई के प्रति जो पढ़ाई को हमें चुननी चाहिए जिसमें हमें पता है कि हम अगर हम आज पढ़ेंगे तो कल हमें जो हमें कामयाब होंगे। इसलिए हमें पहले से इस ऐसे लक्ष्य को चुनना चाहिए जिसमें हमें पता हो आगे जाके हमें जो सफलता जो अवश्य मिलेगी। इसलिए हमें उसी लक्ष्य को चुनना चाहिए। अब आगे हम कौन सी विधि पढ़ते हैं, समानता का सिद्धांत। क्या होता है, समानता का सिद्धांत। समानता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत। तो समानता के सिद्धांत में क्या होता है, इसमें बालकों को क्या करना चाहिए, बालकों के समूह है, बालकों के समूह में क्या होते हैं, बालकों के समूह में रूप में कार्य है, बालकों के समूह में कार्य करने के लिए विकसित होते हैं। बालकों के समूह में कार्य करने के लिए ये विकसित, क्या बालकों के समूह में कार्य करने के लिए विकसित है, जो होते हैं, विकसित होते हैं। बालकों के समूह में कार्य करने के लिए विकसित होते हैं। कौन सी मानवता का, जिसमें बालकों के जो
करेक्ट में जो सहयोगी कर सके विकसित हो सके, बालकों के कार्य विकसित हो सके, इसलिए विकसित है मानवता का सिद्धांत है जो विकसित होता है। इसके बाद अपना कौन सा सिद्धांत पढ़ेंगे? तो अक्षरात्मक विधि, अक्षरात्मक विधि। अक्षरात्मक अक्षरात्मक विधि, तो अक्षरात्मक विधि में क्या पढ़ते हैं? विधि या सिद्धांत होगा ये शिक्षण को, विद्यार्थी की शिक्षण को विद्यार्थी की क्या करनी चाहिए? समस्याओं का ज्ञान है जो होना चाहिए, विद्यार्थी की समस्याओं का ज्ञान होना क्या है? शिक्षण को, विद्यार्थी की समस्या का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षक को पता होना चाहिए विद्यार्थी को किस प्रकार की समस्या है, उसे किस प्रकार में जो दिक्कत आ रही है, पढ़ाई में उसे दिक्कत है या अन्य चीज में जो किसी प्रकार की दिक्कत है, तो शिक्षण को उस प्रकार का ध्यान होना चाहिए और उस प्रकार का उस बात का जो हल कर सके, जिससे उन समस्याओं को जो शिक्षक निवारण कर सके, जिससे शिक्षण निवारण करने के लिए जो उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जा सके, जिससे जिससे शिक्षक उस समस्याओं का निवारण कर सके। क्या है? विद्यार्थियों की समस्याओं का जो शिक्षक को ध्यान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, जिससे शिक्षक है जो समस्या का जो निवारण कर सके। अब अगले कौन पढ़ते हैं? शिक्षण तनाव पैदा करने तथा शिक्षण 7 नंबर शिक्षण तनाव पैदा करने के लिए, क्या शिक्षण तनाव पैदा करने के लिए भी वाला नहीं होना चाहिए, शिक्षण तनाव पैदा करने वाला नहीं करने वाला नहीं होना चाहिए। क्या शिक्षण है जो तनाव पैदा करने वाला नहीं होना चाहिए, जिसे वो बच्चों को तनाव में ला सके, इसलिए ऐसा शिक्षक है जो नहीं होना चाहिए। शिक्षण सरल से जटिल की ओर होना चाहिए। शिक्षक क्या है? शिक्षक सरल से जटिल की ओर होना चाहिए। क्या शिक्षक है जो सरल से जटिल की ओर होना चाहिए, जो सरल से कठिनाई की ओर चले, जिसे बच्चों को है जो पढ़ाने में दिक्कत ना आए, जो बच्चों को समस्या नहीं आती है। अगर वो टीचर अगर कठिनाई से सरल की ओर चलेगा तो बच्चों को पहले ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए बच्चे उसमें रुचि नहीं लेंगे। अगर उसे हम सरल चीज से समझाएंगे तो वो बच्चे पहले दिन से सरल चीज लगेगी तो उसे उस चीज में रुचि है जो आने लगेगी। उसके बाद शिक्षक छात्रों को उसके बाद शिक्षक छात्रों को क्या करता है? शिक्षक छात्रों को क्या करता है? लक्ष्य की ओर तरफ ले जाने वाला होना चाहिए। शिक्षक छात्रों को लक्ष्य की ओर ले जाने वाला होना चाहिए। यह है शिक्षक है जो छात्रों को लक्ष्य की ओर ले जाने वाला होना चाहिए, जिससे जो बच्चों को मोटिवेशन कर सके, वो लक्ष्य की ओर बच्चों को जाने के लिए मोटिवेशन करे, जिससे बच्चे जो मोटिवेट होंगे और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देंगे। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास यही समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म दोनों पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।